नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक विशेष स्कीम के बारे में जिसका नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी। ये स्कीम केवल लड़कियों की आर्थिक सहायता की बात नहीं करती, ये स्कीम बात करती है उनके सम्मान की, लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने की। इस स्कीम के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर सविता नेहरा से, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्कीम को जितने अच्छे से प्रेजेंट किया है उसके लिए भी धन्यवाद आपका। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कीम है आपकी बेटी हमारी बेटी जी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी 2015 में, जनवरी 2015 में ये पानीपत से शुरुआत की थी इसकी। और इसी के साथ उन्होंने एक और प्रोग्राम और एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। जो इस आपकी बेटी हमारी बेटी में बहुत अच्छी तरह से झलकता है। क्योंकि इसके अंदर वही जैसे आपने बताया कि भी वो सम्मान की बात करते हैं, वो इनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, एम्पावर करने की बात करते हैं। तो ये स्कीम उसी को रख के ही, मद्देनज़र रखते हुए ही इन्होंने बनाई है। जी। इसके अंदर क्या है कि हम एक मुश्त राशि देते हैं 21,000 की, ताकि जो पेरेंट्स हैं उसके ऊपर बोझ ना पड़े। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। लेकिन अगर सरल शब्दों में हम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की बात करें, एक लेमैन के लिए आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इसके लिए मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कीम है ये हमारी सोच बदलती है एक लड़की के प्रति। जी। हम सोचते थे कि लड़की होना एक बोझ है, अगर लड़की हुई है तो हम उसको कैसे पालेंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे, कैसे उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। क्योंकि लड़की कहते हैं ना कि पराया धन होती है, तो 18 साल के बाद हमें उसको भेजना ही भेजना है। तो हम वो एकदम से माँ बाप के ऊपर बोझ पड़ेगा तो वो उसको कैसे उसको कवर करेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे। तो इसीलिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसके नाम से पहले ही हम एक राशि बैंक में डिपॉजिट कर दें, ताकि आगे चल के माँ बाप को एकदम से किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना ही उस बच्ची को हाथ फैलाना पड़े। अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो उसको अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख सके, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्या है इस स्कीम में बेसिकली, और कितनी राशि जो है वो हम बच्ची के नाम पर क्लेम कर सकते हैं? हमारी ये जो स्कीम्स हैं वो 3 बच्चियों तक लागू होती है। जो पहली बच्ची है उसके लिए हमारा SC व BPL परिवार, उसको मिलेगा लाभ हमारे परिवार को। दूसरा और तीसरा अगर बच्ची होती है हमारी तो उसके लिए हम कोई भी कास्ट हो उसको हमने नहीं कवर किया, वो हर एक कास्ट के ऊपर लागू होती है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो BPL हो, चाहे वो SC हो। तो ये हरियाणा सरकार तीसरी बच्ची तक लाभ देती है। और जो इसका क्राइटेरिया है वो सिर्फ इतना ही है कि भी बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्ची का PPP में नाम होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र में नाम होना चाहिए, उसका जो इम्यूनाइजेशन है, जो टीकाकरण है वो पूरा हो जाना चाहिए, हरियाणा की निवासी होनी चाहिए, डोमिसाइल जो है वो एक पेरेंट्स का भी हो तो चलेगा। जी। दोनों में से अगर एक पेरेंट हरियाणा का निवासी है, डोमिसाइल है उनके पास, तो भी वो इस स्कीम में कवर होते हैं। जी। और अगला है इसके अंदर कि बच्ची को आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। जी। और एक विशेष ध्यान देने लायक बात है कि भी ये बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा। जी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसके बर्थ पे ये एक राशि जो है उसको मिलेगी, इन केस पेरेंट्स ने अगर वो रजिस्ट्रेशन बर्थ की नहीं करवाई है, कुछ साल बाद करवाते हैं, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? मैंने अभी आपको यही बताया है कि 1 साल तक, जन्म के 1 साल तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। जी। क्यों नहीं दिया जा सकता? इसके पीछे भी एक कारण है कि भी ये हम 21,000 रुपये बेटी के नाम पे जमा करवाते हैं बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट जो लगता है, अगर हम लेट उसका कवर करवाएंगे, बैंक में नाम या फिर उसके पैसे लेट करवाते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता जाएगा। फिर इशू ये आता है कि 18 साल के बाद किसी को इतना पैसा मिला, कि तो किसी को इतना पैसा, तो वो इशू रेज ना हो। और एक जब टाइम बाउंड कोई चीज़ होती है तो लोगों को उसको करने में ज़्यादा वो इच्छुक भी रहते हैं और पाबंद भी हो जाते हैं कि भी टाइम ना निकल जाए। अगर हम उसको फ्री हैंड छोड़ देंगे तो लोग सोचेंगे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो इसीलिए 1 साल का इन्होंने अनिवार्य किया है कि 1 साल के अंदर ही इसका लाभ दिया जा सकेगा। आपने बात करी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी एक योजना है, उसके अंतर्गत ही इस योजना को जो है वो लागू किया गया है।
अब हम जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जो ये भेदभाव है अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था? देखिए, ख़त्म तो हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोच है, जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, उसमें इतनी जल्दी हम नहीं सोच सकते कि ये 1 सदी में ख़त्म हो जाएगा या फिर 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। इसको धीरे धीरे, और मेरे ख्याल से तो ये सोच जो है हमारी, हम कहते हैं कि हमारी सोच हमारे घर से ही बदलनी चाहिए। मेरा ये विचार है कि ये सोच हमारी लड़कियां जो हैं वहाँ से बदलनी चाहिए जी। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं घर के अंदर, जो भी हम परवरिश बच्चों को देते हैं, वो माँ ही सबसे पहले उसकी गुरु होती है जी। तो इसीलिए जब तक माँ अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये सोच नहीं बदल सकती। हालांकि चेंज आया है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं आया, काफ़ी सुधार हुआ है। अब हरियाणा की अगर आप सेक्स रेशो देखें तो काफ़ी अच्छी है, 9:20 के आसपास है उसकी। तो ऐसी बात नहीं है, चेंज आ रहा है, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं, लड़कियों में भी चेंज आ रहा है, लड़के भी अपना सोच जो है उनकी बदल रही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बदलेगा ज़रूर। जी। अच्छा, इस स्कीम में अगर इन केस किसी फैमिली के यहाँ ट्विन गर्ल्स होती हैं तो क्या वो ट्विन्स ही इसमें ऐड ऑन होंगी और या तीसरी बेटी भी उसमें ऐड ऑन हो सकती है? नहीं, ट्विन्स के अंदर हम या तो उनको हाफ राशि देते हैं, नहीं तो हम उसको दूसरी, अगर फर्स्ट 2 लड़कियां हुई हैं तो फर्स्ट और सेकंड उसको काउंट करते हैं और 21-21 हज़ार दोनों के खाते में जमा करवा देते हैं। जी। इस स्कीम के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, आपने कहा उसमें इंटरेस्ट भी लगता है। 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट जो है या वो राशि जो है वो नहीं मिल सकती। जब अगर फैमिली को पता ही लेट लगता है, उस केस में किसी भी रेक्टिफिकेशन का कोई स्कोप है? नहीं, इसके अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं होंगी, और पता उनको इसीलिए लगता ही है क्योंकि ये जो बेनिफिट है ये हमारा आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से दिया जाता है। तो जब भी कहीं पे भी लड़की होती है एरिया में, जहाँ पे भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, अर्बन भी हम कवर करते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम हेल्थ वालों के साथ टाई अप करके रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये स्कीम चल रही है। तो उसके अंदर हम बेनिफिशरी को भी बताते हैं कि आपकी लड़की हो गई है, अब आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, ये स्कीम्स आपको इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन, मतलब पेरेंट्स को और सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है जी। चाहे आशा वर्कर हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हो। यही मेरा अगला सवाल था कि इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं? इसके लिए हम हेल्थ वालों के साथ, एजुकेशन के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे रूटीन में चलते हैं। हमारे गांव के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम सेंटर में ही बुला के, जैसे हमारा इम्यूनाइजेशन होता है, वहाँ पे हम बेनिफिशरीज को बताते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लड़की है उसको बुला के उसको बताते हैं कि भी अगर आपके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। तो उसको पता होता है कि भी हाँ, भी बर्थ के बाद मुझे यहाँ पे रजिस्टर करवाना है अपने बच्चे का नाम भी, बच्चे का नाम भी रजिस्टर होना चाहिए माँ के साथ साथ, तभी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो अवेयरनेस हम रेगुलरली करते हैं और होम विजिट्स भी करते हैं, हम घर पे भी जाते हैं उनके। कई ऐसे घर होते हैं जो हमें अप्रोच नहीं कर सकते, दूर होते हैं हमारे सेंटर्स के, तो हम उनके घर जाके उनको ये सारी स्कीम्स का जानकारी देते हैं। और ये जो स्कीम है क्या ऑल ओवर हरियाणा अवेलेबल है? ऑल ओवर हरियाणा, ये सारे हरियाणा में मौजूद है। और इसको जो राशि डिपॉजिट की गई है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है और वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ होगी? ये जो राशि है हम LIC में जमा करवाते हैं बच्चे के नाम से ही, और जब 18 वर्ष की पूर्ण हो जाती है, बशर्ते कि उसकी शादी ना हो, अगर वो शादीशुदा हो जाती है 18 साल से पहले तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो आजकल चाइल्ड मैरिज भी हमारे यहाँ पे नहीं होती है जी, तो इसका कोई स्कोप है नहीं, लेकिन बाय चांस फिर भी अगर हमें पता चलता है कि उसकी चाइल्ड मैरिज हो गई है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है कि भी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए जी। और दूसरा, उसको फिर लड़की के खाते में ही ये पैसा जाएगा जी, उसके अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। ये नहीं कि मैं माँ के नाम करवा दूँ या बाप के नाम करवा दूँ, नहीं, वो बेनिफिट लड़की को ही मिलेगा। और चाहे तो वो अपनी पढ़ाई के लिए लगाए, अगर वो कोई डिग्री करना चाह रही है उसमें लगाए, कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रही है उसमें लगाए, तो वो अपनी डेवलपमेंट के लिए ये पैसा यूज़ कर सकती है। आपने बात की थी कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसको क्लेम करने के लिए उसकी एजुकेशन और वैक्सीनेशन दोनों होनी चाहिए। इन केस अगर इनमें से एक चीज़ मिसिंग होती है तो क्या प्रावधान अवेलेबल हैं? डॉक्यूमेंट्स जो सारे हैं वो मैंडेटरी हैं।
परिवार पहचान होना चाहिए, उसका बच्ची का नाम ऐड होना चाहिए परिवार पहचान पत्र में, उसका आधार बनना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन हम इसलिए कंपलसरी रखा हुआ है क्योंकि जो टीकाकरण होता है 3 महीने तक का, डीपीटी, पेंटा होते हैं, उसके अंदर बीसीजी होता है, ताकि वो उसको रोगों से बचा सके, ताकि उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। ये ना वो बारी बारी बीमार हो रही है तो फिर उसका जो हमारा 1 साल तक का बच्चे का डेथ रेशियो है उसको भी डिक्लाइन करने के लिए हमने एक ये पर्पज़ रखा हुआ है कि बच्चे की डेथ ना हो 1 साल के अंदर। काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है इसी के लिए कि भी क्योंकि उनको इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं मिला होता। अगर इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं होगा तो इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, बच्चा बीमार होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो कवर ना कर पाए, तो इसीलिए ये कंडीशन रखी हुई है। और अगर इन केस इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? मैडम अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं, लेकिन अगर विद इन 1 ईयर अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता कि ये स्कीम जो है वो क्राइटेरिया वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं है। हम लोगों की आदत क्या है, जितना हम उनको खुला छोड़ते हैं, आज़ादी देते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा, हम कल पे टालते रहते हैं जी। तो कल पे टाल के तो मेरे ख्याल से कल कभी आता नहीं तो इसीलिए रखा हुआ है कि भी 1 साल के अंदर वो सारे काम कर भी लेंगे। बारी बारी वर्कर भी उनके घर जाके बताती है कि ये आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। आधार कार्ड आपका विद इन 1 मंथ में बन जाता है, इससे जन्म प्रमाण पत्र भी आपका बन जाता है। आप ये जन्म प्रमाण पत्र की आप बात करते हो, हम तो यहाँ पे ही बड़े लेजी हैं, हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में ही सालों ही लग जाते हैं जब तक हमने बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना। वही है ना, ज़रूरत, जब आपको ज़रूरत हुई तभी आपने वो चीज़ करवाई। इसी स्कीम का यही वो है कि भी आगे चल के बच्चे को एडमिशन भी करवाना है, उसमें भी आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, उसमें भी आपको आधार कार्ड चाहिए, उसमें भी आपको PPP चाहिए। तो ये स्कीम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा देती है एक ही बार में। अगर हम इसको आगे आगे करते जाएंगे, आपने कहा कि जब तक उसका एडमिशन नहीं करवाना होता तब तक मतलब जब तक आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए स्कीम के अंदर बाउंड कर दिया, ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपको स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंड लेवल पर जो लोग आपके ऑफिसेस में नहीं पहुंच सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करवाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। उसके लिए सरकार ने क्या किया है, हर एक जगह पे CSC सेंटर्स खोल रखे हैं जहाँ पे वो अपने आप भी ऑनलाइन पोर्टल पे, सरल पोर्टल के द्वारा उनको अप्लाई कर सकते हैं ABHP में, आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के अंतर्गत। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे और फिर बाद में वो जो उसका फॉर्म है वो आगे CDPO लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो बैठे हैं हमारे अधिकारी, उनके पास आ जाएगा। फिर वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जी। तो वो अपने आप भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, वो सुविधा भी सरकार ने दे रखी है जी। और इन केस ऑनलाइन का एक्सपोजर जो है स्पेशली रूरल इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, या अगर है भी तो लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, वहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है? उसके बारे में भी मैडम हम जानकारी देते हैं कि भी यहाँ CSC सेंटर अब हर एक गांव में अवेलेबल करवा रखे हैं सरकार ने। और वहाँ पे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर सकते हैं अगर निकलवाना है, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ ये ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं और कर भी रहे हैं लोग जी। अब लोगों को है इस बारे में जानकारी, तो इस तरह की अभी तक कोई परेशानी आई नहीं। इन केस किसी का जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाए तो वो कहाँ संपर्क करेंगे? रिजेक्ट तभी होता है जब उसका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता, तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है वहाँ सेम जगह से, कहीं से भी, चाहे वो आंगनवाड़ी में दे चाहे वो ऑफिस में दे, बस डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और विद इन 1 ईयर का होना चाहिए। जी। आप कैसे बदलाव लोगों में महसूस करते हो? लड़कियों के प्रति जो सोच है, उनकी एजुकेशन के लिए है, उनके सपनों के लिए है, खास तौर पे रोज़ अखबार में भी देखते हो, अब +2 का भी रिजल्ट आया है, 10th का भी रिजल्ट आया है, UPSC के भी रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर आप जब रेशो निकालते हो कि भी किसकी परसेंटेज ज़्यादा हो रही है, तो मेरे ख्याल से लड़कियां ही ज़्यादा अव्वल मिलती हैं जी। और हालांकि हाँ, अभी क्योंकि सेक्स रेशो हमारी कम है, तो अगर हम देखें कि भी एनरोलमेंट देखें स्कूल्स में, तो वो जाहिर सी बात है कि कम है, लेकिन फिर भी प्रगति पे है। हमारा जैसे एजुकेशन वालों के साथ भी टाई अप रहता है, हम अवेयरनेस करते हैं, हम देखते हैं, तो एनरोलमेंट बढ़ रही है। तो हम इसी से अंदाज़ा लगाते हैं। और फिर बाद में जब हम लड़कियों को, अब जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं गांव में होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भी 20, 25, 30 औरतें भी आ रही हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रही हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि भी अब सारी चीज़ें गांव में भी बदल रही हैं।
वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, वो गांव में भी, दूर दराज गांव में भी जा रही हैं जी। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हम गांव में भी जाते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जब लोगों से बात करते हैं, औरतों से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी लड़कियों को पढ़ाना है। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, जो अर्बन इंडिया है ज़्यादातर, उनको यही लगता है कि जो गांव हैं, स्पेशली इंडिया के जो गांव हैं, पंजाब और हरियाणा के, ये भी काफ़ी पछड़े हुए हैं। नहीं, पिछड़े हुए तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, भी सोच जैसे हमारे सेंटर्स में आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो जब हम उनको बच्चों के बारे में कुछ बताते हैं कि भी आपके बच्चे का, हम जैसे वज़न भी लेते हैं वहाँ पे सेंटर्स में, तो बताते हैं कि आपका बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, बीमार है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, आपको पता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो उससे थोड़ा सा लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। जैसे अब मैं अगर बात करूँ तो हम बच्चे का जब वज़न, उसके अंदर हमारे कलर्स हैं, सैम है, स्वीरली माल नोरिश्ड हैं और एक्यूट माल नोरिश्ड हैं हमारे, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता। दूसरा, जब हमारा इम्यूनाइजेशन होता है सेंटर्स में, उस टाइम पे जब इंजेक्शंस लगते हैं तो उनको उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हाँ, बस ये पता है कि भी इंजेक्शन लगा, किस चीज़ का लगा उन्हें नहीं पता, क्यों लग रहा है उन्हें नहीं पता। तो हम ये कहते हैं कि भी आप बाहर निकल रहे हो, आप शादी में भी जाते हो, आप त्योहारों में भी जाते हो, आपको हर एक चीज़ की अवेयरनेस होती है, आपके साइड वाले घर में क्या हो रही है, तो आपको अपने बच्चे की भी नॉलेज होनी चाहिए जी। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कमी है औरतों की कि भी वो अभी अपने घर पे बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान कम दे रही हैं, लेकिन फिर भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, काफ़ी फ़र्क आया है। ऐसी सेंटर की और कौन सी योजनाएं हैं जो इन योजनाओं से मिलती जुलती हैं ताकि लड़कियों के फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर किया जा सके? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही सोच रही थी कि कुछ ऐसा पूछें कि भी मैं अपनी और स्कीम्स के बारे में बता सकूं। जी। आपकी बेटी हमारी जैसे सरकार की, हरियाणा सरकार की ही स्कीम है। इसके अलावा हमारे केंद्र की भी स्कीम्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये ऑल ओवर इंडिया में दी जाती है। अगर कोई लड़की, कोई भी प्रेग्नेंट, इसको 2 मुश्त राशि में दिया जाता है। तो अगर कोई भी लड़की कहीं से भी आई है, मान लो कि भी वो जम्मू कश्मीर से ही आई हो, यहाँ पे रह रही है, तो वो अपनी इस स्कीम का फ़ायदा यहाँ से भी ले सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं से ही उसको लाभ मिलेगा, वो यहाँ पे भी नाम दर्ज करवा के इस स्कीम का फ़ायदा ले सकती है। इस स्कीम का ये फ़ायदा है। और 2 मुश्त राशि में जो इसका बेनिफिट मिलता है, वो एक मिलता है 2000 का, फिर मिलता है 3000 में। 2000 में कब मिलता है? जब वो अपने आप को 3 महीने के अंदर रजिस्टर करवा ले आंगनवाड़ी सेंटर में, प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद दूसरा राशि उसको जब मिलती है, जब वो इम्यूनाइजेशन बच्चे का कंप्लीट करवा ले, 3 महीने का होता है, 1.5 महीने का होता है। तो जब उसका टीकाकरण पूरा हो जाएगा, तब उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ये भी इसीलिए शुरू की थी, मोदी साहब ने ही की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इसीलिए शुरू की थी कि लड़कियां या औरतें जो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, वो उस टाइम पे अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती जी। तो उनका न्यूट्रिशन उनको कम ना पड़े, इसीलिए उन्होंने ये स्कीम शुरू की थी। बाद में इन्होंने हमारे इसमें क्राइटेरिया है, जैसे आपकी 8 लाख से अगर कम इनकम है तो आप इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप SC BPL हैं तो आप लाभ ले सकते हो। आपके पास ई श्रम कार्ड हो तो आप लाभ ले सकते हो। मनरेगा कार्ड हो तो आप इसका लाभ ले सकते हो। तो ऐसे 9 क्राइटेरिया हैं हमारे, जिसके अंदर आप लाभ ले सकते हो स्कीम का। एक और है हमारी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, ये हरियाणा सरकार की है। अब जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी हमने शुरू की लड़कियों के लिए, तो सरकार ने सोचा कि लड़कों, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो लड़के भी इक्वल होने चाहिए, तो ये सेकंड लड़के पे दी जाती है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ सेकंड लड़के पे दिया जाता है। इसमें एक मुश्त राशि मिलती है 5000 की टीकाकरण के बाद। जी, एक ही बार में। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी हैं, हरियाणा सरकार की इतनी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, औरतों से मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, क्या लगता है आपको कि समाज में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनको अभी दूर करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा? चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन यही सबसे ज़्यादा यही है कि लड़कियां जो हैं वो बाहर तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे झिझक है। शादी होने के बाद कई लड़कियां ऐसी हैं कि भी कुछ करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही, क्योंकि उनको घर संभालना पड़ रहा है। और
कई बच्चे अब जैसे हमारे नशे में काफ़ी संलिप्त होते जा रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। नशा जो है हमारे युवा बच्चों को खाया जा रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपके एडोलेसेंट गर्ल्स एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हो कि आपको कोई भी बहला सकता है। और तीसरी यही है कि भी लड़कियां जैसे छोटी उम्र में कहीं पे चली जाती हैं, घर से बाहर चली जाती हैं, किसी लड़के ने बहका लिया। लड़के भी छोटी उम्र के होते हैं, उनको भी इतनी समझ नहीं होती है। हमारा यूट्यूब है, हमारा सोशल मीडिया है, इतना हम सारा दिन फ़ोन में देखते रहते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें जो हमारे समाज में गलत हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे समाज को इफ़ेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, नो डाउट कि सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की भी हम बात करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी इसके रहे हैं। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्कीम्स को आज के इस करंट वर्ल्ड के हिसाब से कैसे देखते हैं? कोई डाउट नहीं है कि भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफ़ी सारी नॉलेज ले सकते हैं। अब बच्चे जो छोटी छोटी एज के हैं वो यूट्यूबर्स इतने बनते जा रहे हैं कि भी एम्पावर भी हो रहे हैं, वो कमा भी रहे हैं, और हो सकता है कोई जॉब में है उससे ज़्यादा कमा रहे हों। तो ये पेरेंट्स का भी और एज अ सोसाइटी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उनके नुकसान भी बताएं, उनके फ़ायदे भी बताएं, क्योंकि नॉलेज सबको है, लेकिन वही है कि भी जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमें सिर्फ वही रास्ता अच्छा लगता है, चाहे वो बुरा हो चाहे सही हो, रास्ता हमें वही सही लगता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ पेरेंट्स भी, एज अ सोसाइटी मेंबर्स भी, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी, कि हम बच्चों को अवेयर करें कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, आगे चल के आप इसमें और क्या अच्छा कर सकते हो, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो उसके अंदर हम यही बताते हैं बच्चों को कि भी आप करो जो आपने करना हो, लेकिन एक एज जो आपकी है आप उसी को ध्यान में रख के करें, क्योंकि अब 16 साल से कम बच्चों के लिए हम भी कहते हैं कि भी हम फ़ोन ना दें उन्हें, स्क्रीन टाइम कम करें हम उनका। लड़कियों को भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कंटेंट क्या देख रहे हैं जी। क्योंकि अगर हमारे छोटे बच्चे हैं हम उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो फ़ोन पकड़ाने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि भी वो बच्चा देख क्या रहा है, कोई उसके ऊपर चाइल्ड लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान देनी चाहिए। हम इसके ऊपर भी काम करते हैं कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करवाएं बच्चे का, वो भी बताया जाता है पेरेंट्स को कि भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ करो, टाइम तो लगता है हर एक चीज़ में, लेकिन फिर भी हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं जी। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे लोग जो हैं वो आप तक पहुंच करते होंगे। क्या आपको लगता है कि घर पे जब बेटी पैदा होती है एक मायूसी जो छा जाती है, उसमें भी कोई कमी आई है? क्योंकि मेनली तो हमने ये गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए, उसके लिए ये जो स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करी हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है अब तक? इम्पैक्ट अच्छा रहा है उसके अंदर। जब हम अवेयरनेस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें ये दिखाई देने को मिलता है कि किसी के घर में लड़की हुई है तो वो बहुत बड़ा फंक्शन भी रखते हैं। ऐसे घर हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी नहीं होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती 100% हमने कवर कर लिया, लेकिन हमने फिर भी मोस्टली काफ़ी कवर किया है। और लड़की होती है तो थाली भी बजाई जाती है, हमने भी बजवाई थी, हम मिठाई भी दे के आए थे, तो काफ़ी खुश भी होते हैं लोग कि भी। अभी एक केस ही था यहीं पे, मैं नाम नहीं लेती कहाँ पे एरिया का था, तो वो बेचारे इतने खुश हुए कि हमारे घर पे लड़की हुई है जी। तो ऐसी बात नहीं है कि भी लड़के होने पे ही खुशी मनाई जा रही है, लड़की होने पे भी खुशी मनाई जा रही है। और प्रोग्राम्स हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि आज उसने ये फंक्शन किया, आज ये फंक्शन हो रहे हैं लड़की की खुशी में, तो चेंजेस आ रहे हैं जी। आपको लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लड़के और लड़की को दोनों को बराबर नज़र से देख सकेंगे? ख़ास तौर पे हम अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें। देखिए, नज़र तो बदल चुकी है बराबरी तो आ ही रही है, ऐसी बात नहीं है कि भी कहीं पे भी हम फंक्शन में भी जाते हैं लड़के लड़की बराबरी दिखाई देते हैं। और हमारे जब बच्चे, जो हमारे भी बच्चे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बराबरी की ही बात करते हैं, वो ऐसे बात नहीं करते कि लड़की को ये करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे भी जैसे 2 लड़के ही हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि भी सबको अपना अधिकार है, उनकी मर्जी, वो कुछ ही करें जी। तो बस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी एक तय सीमा के अंदर करें तो हमारा समाज ज़्यादा अच्छे से
आगे बढ़ेगा। बाकी लड़का लड़की दोनों बराबर हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, और बढ़ भी रहे हैं दोनों के दोनों। जी। वो माँ बाप जो आज भी बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी 3-3, 4-4 बेटियां हैं और बेटे की इच्छा के उससे वो आज भी लगे हुए हैं अपने तरफ से कि नहीं हमें बेटा चाहिए। इस चक्कर में बहुत सारी बेटियां हमारे समाज में बोझ बन गई हैं। आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हम बात करते हैं कि बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी ये बदलाव नहीं आया। हमारी मानसिकता का जो बदलाव है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स को कि जब हम बोझ का नाम ले लेते हैं तो चलो उनको अगर बेटियां बोझ लग रही हैं, उन्हीं के नज़रिए से अगर हम बात करें, अगर उन्होंने 4 लड़की के बाद 1 लड़का पैदा कर लिया तो उस लड़के के ऊपर क्या उन्होंने बोझ नहीं डाला? अगर वो अपनी बहनों का ध्यान नहीं रखेगा समाज में तो लड़के को सारा समाज कहेगा कि भी इसने अपनी बहनों का ध्यान नहीं रखा। तो अगर हम बोझ की बात करते हैं तो वो बोझ किसके ऊपर डाला उन्होंने? पेरेंट्स ने अपने बेटे पे ही डाला। तो यानी कि उन्होंने नाइंसाफ़ी बेटे के साथ भी कर दी। तो इसको इस नज़रिए से देखें कि अगर लड़की हो रही है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, और बुढ़ापे में कहते हैं, आज देख भी रहे हैं हम ज़्यादातर जो परिवार हैं वो बेटियों के भरोसे ही चल रहे हैं। बेटियां ही पूछती हैं बुढ़ापे में कि भी माँ बाप कैसे हैं। लड़के की शादी हुई, अलग हो गया। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का बड़ा चल रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी देखने को मिलता है कि लड़के चले गए तो लड़की ही संभाल रही है। तो बोझ उस नज़रिए से पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आप उसको बोझ के नज़रिए से ना देखें, उसको ये देखें कि वो पैरों पे खड़ी हुई है, आपने उसको पैदा किया, आपने अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है। उसने नहीं पूछा कि भी मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आपने उसकी मर्ज़ी नहीं ली, तो आप उसका भविष्य तय करने वाले कौन होते हैं? जी। तो यही कहना चाहती हूँ, उसको पढ़ाए लिखाए, अपने पैरों पे खड़ा करें और फिर देखें वो क्या करती है। जी, कोई संदेश ऐसा जो आप बेटियों को भी देना चाहें? बेटियों को यही कहना चाहती हूँ, उड़ो, खूब उड़ना चाहिए लड़कियों को, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा समाज, हम समाज में रहते हैं। मैं अब फिर वही बात आ जाएगी कि भी लड़कियों के पार्शलिटी नहीं करनी, वो लड़कियों पे भी लागू होती है, लड़कों पे भी लागू होती हैं। हमें हर एक काम करना चाहिए, लेकिन हमें मर्यादा में करना चाहिए। वो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कैसा है। जी। बाकी पढ़ो लिखो, फूलो फलो, उनको यही शुभकामनाएं देती हूँ कि भी जितना आप आगे बढ़ सकते हो आप आगे बढ़ो। लड़की आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हम यानी कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी, हमारे समाज का जो एक पॉइंट है जहाँ पर पहुँचने का वो तभी पॉसिबल होगा। जी। डॉक्टर सविता, आपने इस स्कीम से जुड़ी बहुत सारी अहम बातें हमारे साथ साझा की हैं, और समाज के नज़रिए से हम देखें तो बहुत अहम जो बातें हैं आज आपसे हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं हमारे देश में लागू हुई हैं। बात योजनाओं की नहीं है, बात है सोच की, बात है दिशा निर्देश की, बात है उस गाइडेंस की, बात है उस बिंदु की जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि डॉक्टर सविता ने कहा कि बेटी को बोझ मत मानिए, बेटियों को उड़ने दीजिए, क्योंकि कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि किसी ने कहाँ तक जाना है। सफ़र सबका अपना होता है और मंजिल भी सभी की अपनी होती है। इसी उद्देश्य के साथ कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी अहम रहा होगा, ये चर्चा आपके काफ़ी काम आएगी, और ख़ास तौर पे जब सोच बदलने की बात करते हैं तो वो पॉइंट कहीं से भी शुरू हो सकता है, क्यों ना आज और अभी से हो। इसी विचार के साथ मैं अवरिंदर कौर आप सभी से अनुमति लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।